Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 1 of first year biology. The chapter name is biology and its major field of specialization. तो आज हम इसका लेक्चर 1 जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में आपको बायोलॉजी की जो बेसिक्स हैं वो बताई जाएगी, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देंगे। तो बायोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़? हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, इसको हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो जब हम लिविंग थिंग की स्टडी की बात करते हैं तो इसमें एक तो हम चीज़ ये देख रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या हो रहा है और लिविंग थिंग्स के बाहर क्या हो रहा है। यानी कि हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख रहे, हम उनके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसको भी इस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिविंग सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं, हालांकि वो लिविंग नहीं होती। मसलन सनलाइट आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसके अलावा आपको जो हवा है, उसके अलावा जो रोशनी है, इसके अलावा जो टेम्परेचर है, ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो बायोलॉजी का जो वर्ड है ये बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक इसमें है बायोस और दूसरा है लोगोस। तो बायोस का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो है लाइफ, और लोगोस का लफ्ज़ी मतलब होता है रीजनिंग, टू थिंक अबाउट, टू क्वेश्चन अबाउट। यानी कि आप इस स्टडी के अंदर क्या कर रहे हैं, आप ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदा चीज़ों के बारे में आप सवाल करते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है जी, हमें बायोलॉजी को डिफाइन करना बज़ाहिर तो बड़ा आसान है, लेकिन आप किस चीज़ को ज़िंदा कहेंगे और किस चीज़ को ज़िंदा नहीं कहेंगे। तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि उस क्राइटेरिया के ऊपर जो चीज़ आती है हम उसको लिविंग कह देते हैं, और जो चीज़ उस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं आती हम उसको नॉन लिविंग का नाम देते हैं। वजह इसकी यही है कि हमारी जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखी हुई है। तो हम इन तमाम फैक्टर्स को देखेंगे जिन जो अगर किसी चीज़ के अंदर मौजूद हों तो हम उसको लिविंग सिस्टम का नाम देंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर होने चाहिए, या वो उनके अंदर हों तो हम उसको लिविंग सिस्टम का नाम देते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है जी आपका, लिविंग सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं। तो लिविंग सिस्टम आप देखें कि प्रॉपर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ होता है उनके अंदर कि सब कुछ एक फ़्लो में चल रहा होता है। अगर आप कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखें, लाइक आप बैक्टीरिया को देख लें, आप अमीबा को देख लें, पैरामीशियम को देख लें, तो ये निस्बतन थोड़े सिंपलर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन आप थोड़े हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ अगर आएँ तो आप देखें कि प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसी तरह आप हायर एनिमल्स की तरफ आएँ जिसमें इंसान भी शामिल है तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सट्रीम इसमें नज़र आएगी। तो दूसरी बात है इसमें, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। आपके जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं ये सब सेल्स से मिलकर बनते हैं। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल हैं, कुछ जानदार ट्रिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल है। अभी मैंने पीछे मिसाल दी कि आप बैक्टीरिया, अमीबा, ये तमाम यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पर पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म है। और इसी तरह देखें आप ह्यूमन की मिसाल ले लें तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। तो इसके बाद आ जाता है जेनेटिक प्रोग्राम। सादे से सादा लिविंग ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इन तमाम के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद होता है। जेनेटिक प्रोग्राम को अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि डीएनए मौजूद होता है। तो आप देखें कि इस दुनिया में सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए मौजूद है। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ देखें तो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर भी मौजूद है। अगर आप प्लांट्स देखें तो प्लांट्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। इसके बाद है जी आपके लिविंग सिस्टम्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब या तो एनर्जी खुद पैदा करते हैं या तो वो दूसरों की तैयार करदा एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिविंग सिस्टम्स ट्रॉफिक लेवल्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। तो इस ट्रॉफिक लेवल के सबसे बेस पे होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स हैं, और सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो लेकर ही आपके प्लांट्स आते हैं। सनलाइट को कैप्चर करके
उसे ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर बाकी हर्बीवोर्स उनके ऊपर, कार्निवोर्स उनके ऊपर, ओमनीवोर्स, फिर इस तरह सारा आपका सिस्टम चलता है। उसके बाद है आपके लिविंग सिस्टम्स जितने भी हैं, इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन अगर आप पौधे को देखें तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी केमिकल रिएक्शन की फॉर्म है, जिसमें आप सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं। और इसी तरह आप देखें तो पौधे के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। खुराक को डाइजेस्ट करना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप इंसान खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और अमीबा भी एक फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद है जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो साइज में ग्रो करते हैं। तो देखिए जब बैक्टीरिया एक नया प्रोड्यूस होता है तो वो छोटा सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज बड़ा करता है। इस तरह आप देखिए फंगस में भी ऐसा ही है। इस तरह आप देखें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर सब में ऐसा ही है। इंसान की मिसाल बड़ी आसान है कि आप देखें बच्चा जो पैदा होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, 1-1.5 फीट का बच्चा होता है, तो वो बाद में जाकर 6 फीट तक साइज अटेन कर सकता है। तो लिविंग सिस्टम्स जो हैं वो साइज बढ़ाते हैं। पौधे की मिसाल भी ली जा सकती है कि सीड आप लगाते हैं, छोटा सा पौधा बनता है और बाद में वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद लिविंग सिस्टम्स को अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो अपना अंदर वाला इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा उनके अंदर हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं आमतौर पर ये टेम्परेचर, खास तौर पर टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। इसके अलावा पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। तो आपके लिविंग सिस्टम को एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट अंदर रखना पड़ता है। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि आपकी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाए तो इंसान जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक ही खासियत है कि वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखें बैक्टीरिया भी ये काम कर रहा है, आप देखें प्लांट्स भी ये काम कर रहे हैं, सीड्स की फॉर्म में आप देखें ह्यूमंस भी ये काम कर रहे हैं। तो लिविंग सिस्टम की ये भी एक खासियत होती है। इसके बाद है वो अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है तो उसके अगेंस्ट वो ज़रूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, रिस्पॉन्स नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद है जी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो उसको ज़रा आसानी से समझने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए इसे बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें ब्रांच आ जाती है वो है मॉर्फोलॉजी। तो जी मॉर्फोलॉजी जो है ये आप इसमें स्टडी करते हैं, किसी भी ह्यूमन की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फ को स्टडी करते हैं। तो मॉर्फ क्या चीज़ है, जो बज़ाहिर आपको चीज़ नज़र आती है। तो अपीयरेंस उसकी कैसी है, दिखने में कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, इस चीज़ को आप तमाम को मॉर्फोलॉजी से स्टडी करते हैं। तो ये नेकेड आई से भी किया जा सकता है और माइक्रोस्कोप का भी समटाइम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है एनाटमी। एनाटमी आप किसी भी जानदार का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने को कहते हैं। ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए अमूमन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। तो टिश्यूज़ को हम जो स्टडी करते हैं उसको आप हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ कि लिविंग सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल होते हैं। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्डियक टिश्यूज़ हैं, हमारे पास मसल टिश्यूज़ हैं, हमारे पास बोन भी एक तरह का टिश्यू है, तो हमारा इवन ब्लड भी एक टिश्यू है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं, इस तरह और सेवरल टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो वो तमाम जो स्टडी की जाती है वो हिस्टोलॉजी में की जाती है। इसके बाद है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो आपके लिविंग सिस्टम्स के अंदर चल रहे हैं उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। मसलन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें आप देखें कि फोटोसिंथेसिस का जो सारा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का जो ह्यूमन में सारा प्रोसेस है या प्लांट्स में प्रोसेस है, वो फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है सेल बायोलॉजी। तो इसके अलावा इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो सेल और सेल के अंदर चलने वाले तमाम प्रोसेसेस की जो स्टडी है उसको आप सेल बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद ये पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो अगर तो फॉसिल एनिमल का है तो हम उसको पेलियोजोलॉजी कहेंगे, और अगर वो फॉसिल जो है हमारे पास प्लांट्स का है तो हम उसको नाम देंगे पैलियोबॉटनी। तो दोनों चीज़ों को इसमें स्टडी किया जाता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो पूरे का पूरा जानदार आपको फॉसिल की फॉर्म में मिल जाएगा, बल्कि उस जानदार की जो कोई रिमेन है, उसके अलावा उसका कोई निशान है, कोई पाँव का निशान है, तो वो भी आपको फॉसिल की पेलेंटोलॉजी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स आप देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आगे ट्रांसमिट होते हैं। आप देखिए इंसान का बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक अपने माँ बाप से मिलता जुलता होता है या अपने रिश्तेदारों से मिलता जुलता होता है। आप देखिए यूरोपियंस जो हैं वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एशियंस से वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। तो वो जेनेटिक्स की वजह से होता है। तो जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह जा रहे हैं। इसके बाद है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो आपके जानदार एक जैसे हैं अमूमन उनको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है, और जो डिफरेंट है उन्हें उनके लिए सेपरेट ग्रुप आप बनाते हैं। तो आप इसमें क्लासिफिकेशन जानदारों की करते हैं ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो आप जानते हैं कि जब कोई जानदार जब एगोट आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से पूरा एक जानदार जो वजूद में आता है तो उसके दौरान जो स्टेज होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो वो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है किस तरह से हो रही है, क्या क्या स्टेजेस उसमें आती हैं, तो उसकी स्टडी को आप एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद है जू जियोग्राफी। तो जू जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जानदार जो हैं वो कुराए अर्ज पर फैले हुए हैं, कौन कौन सा जानदार आपकी ज़मीन पर कहाँ कहाँ पाया जाता है। मसलन आप देखें कि कंगारू जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया का नाम देते हैं, वो वहीं पर होता है। इस तरह बहुत सारे कीवीज हैं वो न्यूजीलैंड में होते हैं। तो जानदारों की स्टडी रेलेवेंट टू देयर इन्वायरमेंट, रेलेवेंट टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप जू जियोग्राफी का नाम देंगे। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जानदारों को मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो डीएनए इसमें स्टडी किया जाता है, इसमें प्रोटीन स्टडी किए जाते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। लिविंग सिस्टम्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ हर वक्त इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उनका इन्वायरमेंट भी उन पर असरअंदाज होता है। तो लिविंग सिस्टम्स और जो उनका इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी को आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम तमाम माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं जो आपको आम आंख से आमतौर पर नज़र नहीं आते। इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह सब कुछ स्टडी किया जाता है। इसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम फ्रेश वाटर बॉडीज जो हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं उनके अंदर जो सिस्टम्स चल रहे हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो प्लांट्स हैं, हम उनको स्टडी करने का ये नाम है मैरीन बायोलॉजी। इसी तरह आप देख लें कि समंदर के अंदर जो लाइफ मौजूद है, तो समंदर के अंदर जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों चीज़ें मौजूद हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको मैरीन बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम देखते हैं कि एक पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट के साथ उसका रिलेशन कैसा है और किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो उनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको उसकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी का नाम देते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमन से रेलेवेंट तमाम चीज़ें देखते हैं कि उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, इसके अलावा ह्यूमन के इंटरनल जो बायोलॉजी है उसको भी इसमें देखते हैं। सोशल बायोलॉजी में हम देखते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इंसान की जो कम्युनल लाइफ है उसको इसमें स्टडी किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। इंडस्ट्री के अंदर और दीगर जो हमारे रोज़मर्रा के काम है लाइक बेकरी, उसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको आप बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा है बेसिकली बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, उनके बारे में। तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।